अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम है आप लोगों का एमरात चैनल में। आज का एनालिसिस टर्किश एयरफोर्स के हवाले से है कि टर्की ने एक बोल्ड डिसीजन लिया है अमेरिका के ख़िलाफ़, और इसका आने वाले वक्त में टर्किश एयरफोर्स पर क्या इम्पैक्ट होगा, और क्या F-16 ब्लॉक 70 का जो एक दौड़ थी टर्की के लिए कि वो F-16 ब्लॉक 70 लेंगे, वो ख़त्म हो चुकी है, और अब क्या नए दरवाजे सिर्फ यूरोफाइटर टाइफून के लिए ही रह गए हैं, और उस पर भी अमेरिका किस तरह असरअंदाज हो सकता है या इन्फ्लुएंस डाल सकता है, इस पर बात करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड हमारी वीडियोस को शेयर कीजिएगा। रिसेंटली टर्किश सोर्सेज जो कि काफ़ी रिलायबल है, उनकी तरफ से ये चीज़ निकल कर सामने आई है कि टर्की ने जो एक रिक्वेस्ट की थी यूएस को, इससे पहले एक ऑफिशियल रिक्वेस्ट की थी कि हमें F-16 ब्लॉक 70 आप दे दें, वो विदड्रॉ करने जा रहा है। अभी विदड्रॉ की नहीं है, लेकिन वो बहुत जल्द विदड्रॉ कर लेगा। इस बारे में मैंने कुछ टर्किश ओसेंट से भी बात की है। इस पर उन्होंने मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड की है, जो अभी तो मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर सकता, लेकिन मुस्तकबिल में बहुत जल्द इंशाल्लाह मैं वो शेयर भी करूँगा। बहरहाल, ये विड्रॉ करने का मतलब क्या है, मैं यहाँ सादा से अल्फाज में समझाता चलूँ कि जो ऑफिशियली टर्की ने ये रिक्वेस्ट की थी अमेरिका से कि आप हमें अपने एडवांस F-16 या F-16 वाइपर या ब्लॉक 70 हमें दे दें, तो अब यूएस ने उसके लिए कुछ शर्तें ऐसी रख दी थी कि आप जब तक ये शर्तें ना पूरी करेंगे तो हम आपको यानी कि टर्की को ये F-16 ब्लॉक 70 नहीं देंगे। और ओबियसली वो शर्तें या वो शराइत टर्की के मफादात के या इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ जाती हैं। सो अब टर्की ने एक बोल्ड डिसीजन किया है कि जो वो रिक्वेस्ट की थी वो अब विड्रॉ कर लेगा। उसका सादा सा मतलब ये होगा कि आप अपने F-16 ब्लॉक 70 अपने पास रखें, हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि टर्की शुरू से ही F-16 ही चाहता था। उसकी एक मेन रीज़न है कि टर्की के पास एक ही फाइटर एयरक्राफ्ट है, एक ही किस्म का, और वो उनके F-16 है। 250 के करीब F-16 टर्किश एयरफोर्स के पास मौजूद है, और उनके पास जो बेस्ट F-16 है वो F-16 ब्लॉक 50 स्टैंडर्ड के हैं। उसके अलावा F-16 A, B, C, D वर्जन भी मौजूद हैं। अब टर्किश एयरफोर्स के F-16 ऑलमोस्ट अब काफ़ी पुरानी हालत में जा चुके हैं, जबकि टर्की का जो दुश्मन है यूनान या ग्रीस, उसके पास F-16 ब्लॉक 70 आ चुके हैं, उनके पास राफेल भी है, उनके पास मिराज 2000 और पुराने F-16 भी हैं। तो इस वक्त जो ग्रीस है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू टर्किश एयरफोर्स। और टर्किश एयरफोर्स का अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड भी देखें तो टर्किश एयरफोर्स के कई F-16 ग्रीस ने मार भी गिराए हैं। सो उस वजह से टर्की का इवन F-16 के साथ भी कुछ ट्रैक रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है। लेकिन टर्किश एयरफोर्स को अब राफेल और F-16 ब्लॉक 70 जो कि उनके दुश्मन को मिल चुके हैं, उनको मैच करने के लिए कोई ना कोई कैपेबिलिटी तो चाहिए। तो प्राइमरी तौर पर टर्की के पास इस वक्त S-400 लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स मौजूद हैं। एयर डिफेंस सिस्टम्स फाइटर जेट्स को रोक सकते हैं, उन्हें बहुत लॉन्ग रेंज पर तबाह कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एयर डिफेंस सिस्टम वो काम नहीं कर सकते जो एक फाइटर जेट कर सकता है। एयर डिफेंस सिस्टम्स की कई लिमिटेशंस होती हैं। फाइटर जेट एयर डिफेंस सिस्टम को काउंटर कर सकते हैं, चाहे एयर डिफेंस सिस्टम कितना ही एडवांस क्यों ना हो। अब टर्की के पास जो सिर्फ एक रास्ता बचता है और वो यूरोफाइटर टाइफून का है। लेकिन यहाँ बहुत से लोग ये आर्गूमेंट देंगे कि टर्की को रशिया ने Su-35 भी ऑफर किया है, टर्की को Su-57 भी मिल सकता है, एंड चाइना J-10C भी दे सकता है, या टर्की J-10C भी ले सकता है। तो ऐसा होने के बहुत कम चांसेस हैं। यहाँ लॉजिस्टिक सपोर्ट को हमेशा याद रखें। लॉजिस्टिक सपोर्ट बहुत अहम किरदार अदा करती है। जो चाइनीज़ और रशियन फाइटर्स हैं, ये दो अलहदा प्लेटफॉर्म्स हैं, जबकि यूरोफाइटर टाइफून यूरोपियन प्लेटफॉर्म है जो कि अमेरिकन सिस्टम या अमेरिकन वेपन्स के साथ रिजेंबल भी करता है। मतलब कि यूरोफाइटर टाइफून उन वेपन्स को भी फायर कर सकता है जिनको F-16 फायर कर सकता है। जबकि फ़र्ज़ करें आप अगर Su-35 लेते हैं तो पूरे का पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर आपको अपने मुल्क में बिल्डअप करना पड़ेगा। उसमें अच्छा खासा टाइम लग जाएगा उसे पूरी तरह ऑपरेशनल करने में। अब इसी तरह अगर टर्की J-10C ले लेता है तो J-10C को ऑपरेशनलाइज करने में उन्हें 3-4 साल लग जाएंगे, क्योंकि टर्की के पास चाइनीज़ टेक को पूरी तरह मेंटेन करने का या उनका पूरी तरह आप ऑपरेशनल रखने का जो मैकेनिज्म है उसे डेवलप करने में उसे काफ़ी अर्सा लग जाएगा। पाकिस्तान को J-10C मिले तो पाकिस्तान तो पहले भी JF-17 और दूसरे चाइनीज़ प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करता है, क्योंकि JF-17 में भी काफ़ी चाइनीज़ टेक्नोलॉजीज़ हैं। हमारे पास शुरू से चाइनीज़ टेक्नोलॉजी का एक्सपीरियंस मौजूद था, इसलिए J-10C को हमें यूज़ करने में कोई मसला नहीं आया। इसी तरह हम चूँकि पहले से F-16 और मिराजेस फ्रांस के यूज़ करते थे, हमें उनकी टेक्नोलॉजी को भी अडेप्ट करने में कोई मसला नहीं आया।
पाकिस्तान एयरफोर्स का केस है वो बिल्कुल डिफरेंट है। टर्किश एयरफोर्स का केस बिल्कुल ही उससे मुख्तलिफ है, क्योंकि टर्की ने शुरू से अमेरिकन वेपन्स यूज़ किए हैं। उनके लिए अमेरिकन वेपन्स को एक साइड पर रख के रशिया या चाइना की तरफ लेकर जाना काफ़ी मुश्किल होगा। इसलिए यहाँ जो एक वायबल ऑप्शन है उनके लिए वो यूरोफाइटर टाइफून है। यूरोफाइटर टाइफून इस साल मई में इंग्लैंड के दौरे पर गए तो ऑफिशियली इंग्लैंड ने उन्हें पिच किया कि हम आपको यूरोफाइटर टाइफून दे सकते हैं। यूरोफाइटर टाइफून हर लिहाज से F-16 ब्लॉक 70 से बेहतर आ जाता है। इसका कैप्टर E2 रेडार बहुत ज़बरदस्त है। F-16 के APG-83 आईसा रेडार से ज़्यादा पावरफुल कंसीडर किया जाता है। और यूरोफाइटर टाइफून का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स दुनिया के 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के ऑलमोस्ट कंपेरेबल समझा जाता है। इससे आपको यूरोफाइटर टाइफून की स्ट्रेंथ और इसकी काबिलियत का अंदाज़ा हो जाएगा। उसके अलावा यूरोफाइटर टाइफून काफ़ी मनूवरेबल है, बहुत ही ज़्यादा मैसिव पेलोड कैरी कर सकता है और इसका ऑलमोस्ट 94% जो एयर फ्रेम है वो कंपोजिट मटेरियल का बना हुआ है। तो यहाँ एक और चीज़ भी है कि ये काफ़ी महंगा एयरक्राफ्ट भी है, बहुत ज़्यादा महंगा एयरक्राफ्ट है। लेकिन यह यूरोफाइटर टाइफून का सबसे बड़ा फ़ायदा भी टर्किश एयरफोर्स को ये है कि ये AIM-120 मिसाइल्स को फायर कर सकता है, जो कि टर्किश एयरफोर्स के पास पहले ही मौजूद हैं। इसके साथ साथ टर्किश एयरफोर्स को मीटियोर मिसाइल भी मिल सकते हैं, क्योंकि यूरोफाइटर टाइफून मीटियोर मिसाइल्स को भी कैरी कर सकता है। तो यहाँ टर्किश एयरफोर्स को काफ़ी फ़ायदा होगा। लेकिन दूसरी तरफ टर्किश एयरफोर्स के एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे इससे, क्योंकि इस तरह की जब कंडीशन में आपको एमरजेंसी में कोई भी एयरक्राफ्ट लेना पड़ता है तो ज़ाहिर बात है आपको उसके साथ साथ अजाफी एक्सपेंसेस भी देने पड़ते हैं। इस हवाले से काफ़ी मुश्किलात को फेस भी करना पड़ सकता है। बहरहाल टर्की अपने पुराने F-16 को अपग्रेड कर रहा है। ओज़गुर प्रोग्राम के तहत ये ब्लॉक 30 के F-16 को अपग्रेड करना था। अब उन्होंने ब्लॉक 40 के F-16 को अपग्रेड करने के लिए भी ओज़गुर का कोई सेकंड इसी तरह का इनिशिएटिव शुरू किया है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। लेकिन इन अपग्रेडेशंस को करने में भी काफ़ी अरसा लग जाएगा और ये भी देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि टर्की इन तमाम चीज़ों को किस तरह मैनेज करेगा। तो आप लोग अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।